नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। इन खबर की खास पेशकश, खास सीरीज़ हम आपको दिखाएंगे विरासत की सियासत, जिसमें बात होगी उन बड़े राजनेताओं की जिनकी तीन तीन से चार चार पीढ़ी तक राजनीति में एक्टिव रही और राजनीति में सिर्फ एक्टिव नहीं रही, उन्होंने तमाम मुकाम भी हासिल किए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर वेटरन जर्नलिस्ट हैं, 3 दशक का अनुभव है मुकेश राजपूत साहब। मुकेश जी इंडिया न्यूज़ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के एडिटर हैं और 30 साल का जो उनका राजनीतिक अनुभव है और हरियाणा में खास रुचि रखते हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत है। पत्रकारिता में अनुभव है, राजनीतिज्ञों की जो राजनीति है उसको समझने की कोशिश करते हैं। राजनीति में ही राजनीति करते हुए पत्रकारिता, कुछ ऐसा भी चलता है क्या आजकल? नहीं, बिल्कुल। जो मेरा जो सफ़र रहा है, जो राजनीतिज्ञ आम लोगों के साथ राजनीति करते हैं, तो उनकी जो राजनीति है उसको समझ के हम लोगों को समझाने की बात करते हैं कि ये जो चीज़ है इसमें अंदर की बात क्या है, राजनीति क्या है। नब्ज पकड़ लेते हो, कुल मिला के मोटी मोटी सी कहानी है। 30 साल का आपका अनुभव है, नब्ज पकड़ लेंगे, नक्श टोलेंगे और पूरा स्वाद लेकर बातचीत करेंगे। और बात करने वाले हैं आज हम ताऊ देवीलाल की। ताऊ देवीलाल के बारे में तमाम जो बातचीत होती है, उनका सरनेम बहुत लोगों को नहीं पता होगा। सरनेम से ही शुरुआत कर लेते हैं। 25 सितंबर 1914 आपको मिल जाएगा और जो युवा पीढ़ी है, ख़ास तौर से 80s के बाद के जो लोग हैं जिन्होंने देखा है, उनको शायद ना पता हो। सिहाग इनका नाम है, बीकानेर से इनका ताल्लुक़ था। और प्रताप सिंह, ओम प्रकाश चौटाला, रंजीत सिंह चौटाला, जगदीश चंद्र, इनके जो बेटे थे उनमें से जगदीश चंद्र की तो उम्र ही कम, मृत्यु हो गई थी, मतलब शॉर्ट लाइफ उनकी रही थी, तो बहुत राजनीतिक सफ़र उनका नहीं रहा। और 1928 की बात मुकेश जी, 16 साल की उम्र में ही लाला लाजपत राय के प्रदर्शन में भाग लिया। तो ये शुरुआती जो जानकारियां हैं ये निश्चित तौर पर दर्शकों को समझ में भी आती हैं। 38 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधित्व किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण 5 अक्टूबर 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल तक जेल की गई। लेकिन ये एक रोचक बात है, इस पर मैं आपसे ज़रूर चर्चा करूँगा। इनके परिवार में जो इनसे पहले भी राजनीतिक में जो एक्टिव राजनीति होती है, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा था, उसमें तमाम बातें होती थी मुकेश जी, लेकिन साहिब राम सिहाग इनके परिवार के जो पहले राजनेता थे, 1938 और 47 में हिसार से कांग्रेस विधायक बने थे। जी बिल्कुल, क्योंकि अधिकतर जो आपकी जनरेशन के लोग वो ये समझते होंगे कि शायद जो इनके परिवार की राजनीति है वो चौधरी देवीलाल से ही शुरू हुई, लेकिन आपने बताया कि ये उससे भी पहले से शुरू हुई। और मूलतः जो इनका संबंध राजस्थान बीकानेर से शुरू होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि हरियाणा में काफ़ी सारी जो लोग हैं वो बीकानेर की तरफ से, जैसलमेर से हरियाणा में आ गए। और बागड़ी कहते हैं इनको हम अपनी स्थानीय बेल्ट पूरी है। बागड़ी बेल्ट है ये, जिसका प्रभाव आपको सिरसा में दिख जाएगा, मंडी डबवाली साइड दिख जाएगा। तो हरियाणा की इस बेल्ट में आ गए और फतेहाबाद तक भी जो बिल्कुल बिल्कुल वही जो पूरी कॉटन बेल्ट आप जिसको कहते हो, जिसमें कुछ हिस्सा पंजाब में भी है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में ही आए, पंजाब का जो अबोहर वाला भाषा भी मिलती जुलती है और उस समय में पंजाबी टच बहुत ज़्यादा बागड़ी लैंग्वेज में है। नहीं, पंजाबी टच नहीं, मतलब जब जैसे अभय चौटाला को आप बात करते सुनेंगे तो उनमें जो राजस्थान का जो बागड़ का इलाका है वो वाला टच उसमें आता है। मतलब हरियाणवी और राजस्थानी का जैसे मिक्सर हो गया हो। 1950 के आसपास किसान आंदोलन, जो राजनीतिक सफ़र शुरू होता है मुकेश जी, 1950 के आसपास का जो टाइम है, और उस समय की कहानियां तो आपने भी परिवार से सुनी होंगी कि कब से उन्होंने सफ़र जो शुरू किया। 1950 के दशक की बात करें, किसान आंदोलन के बाद फेमस होना शुरू हुए और उसके बाद 1956 में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। 1958 में सिरसा विधानसभा के विधायक बने। 71 में कांग्रेस छोड़ दी और कांग्रेस छोड़ने के बाद की जो कहानी है, जो संघर्ष है, जो सत्ता के शीर्ष पे पहुंचना है, मुझे लगता है कि उस पर आपकी राय जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि जो मेन सफ़र है, जो ताऊ देवीलाल से ताऊ देवीलाल बनने की कहानी है, 1971 से शुरू होती है। जी, और आप कह सकते हैं कि पहले जो पंजाब था ये महापंजाब था और उसके बाद फिर हरियाणा बना, फिर हिमाचल बना। तो जितने भी जो पॉलिटिशियन हैं उनकी जो शुरुआत है वो महापंजाब से ही हुई। और आज़ादी से अगर हम पहले की बात कर रहे थे तो जो पंजाब में लाहौर वाला इलाका जो अब पाकिस्तान में है, तो ये सारा एक ही इलाका था। फिर धीरे धीरे
उसमें हरियाणा बन गया, लाहौर पाकिस्तान में चला गया, फिर हिमाचल बन गया। तो इनकी जो पहचान किसान नेता के तौर पर बनी, जैसा कि आपने बताया 1950 से शुरुआत हुई और एक किसान नेता के तौर पर हरियाणा 71 का जो दौर आया जब कांग्रेस से अलग हटकर भी कांग्रेस छोड़ी है, क्योंकि मैंने कहा कि देवीलाल के ताऊ बनने की कहानी। और एक मुकेश जी आप बताइए, और खाली हरियाणा की राजनीति नहीं, बाकी जगह से देखा होगा, मतलब एक जो उपाधि सी है, ताऊ कौन है हरियाणा में? ताऊ होता है घर का बड़े भाई का, जो पिताजी का बड़ा भाई होता है, जो आपके पिताजी से बड़ा भाई होता है, वो ताऊ है, वो ताऊ होता है। ऐसी उपाधि और किसी नेताओं के पास रही है जिसमें किसी ने काका लगा दिया हो, दादा लगा दिया हो? ये बड़ा रोचक है। काका जो शब्द है वो जो आपके पिताजी से छोटे वाले भाई हैं वो काकोसा हैं, जो बड़े वाले हैं वो ताऊ जी हैं। तो इनको रिस्पेक्ट के तौर पर कि हमारे नहीं, मेरा ये है कि ताऊ जैसे एक उपाधि मिल गई। भाई आप सबने एक तरह से पिताजी के बड़े भाई के तौर पे ताऊ जो आपने समझाया वो बिल्कुल रिश्तों का ताना बाना है हमारी इस पूरे भारत में और खासतौर से नॉर्थ बेल्ट में। ताऊ जैसी उपाधि वाले कोई और राजनेता आपके नज़र में आते हैं आसपास के राज्यों में? ऐसा कोई उस टाइप से कोई और टाइटल मिला अभी जहन में नहीं आता है। हालांकि जैसे भाऊ जो है वो आप मध्य प्रदेश में, और अगर भाई शब्द का हम कहें धरती पुत्र तो मुलायम के साथ गुजरात में जैसे जो भी सम्माननीय हैं तो नाम के आगे लगा देंगे कि विनोद भाई लांभा, तो विनोद के बीच में अगर भाई लगा रहे हैं तो वो रिस्पेक्टेड हो गया। तो धरती पुत्र का मैं सही हूँ क्या? क्या मुलायम सिंह के साथ जुड़ा हुआ था? धरती पुत्र हैं, उनको एक उपाधि दी गई, वो एक अलग हो गया। वो फिर जननायक इनके साथ भी लगाया जाता था। जननायक भी लगाया लेकिन वो ताऊ के साथ में आप उसको नहीं कर सकते कंपेयर। तो जो वो वाली राजनीति शुरू हुई कि हरियाणा के छोटे सी जगह से फिर ऊपर प्रधानमंत्री तक पहुंचे, तो ये सफ़र छोटा नहीं है, बहुत बड़ा सफ़र है। और खास तौर सफ़र पे आ जाता हूँ। सफ़र पे जो शुरुआत हुई, क्योंकि देखिए आपको राजनीति में अगर बड़ा कुछ करना है तो बड़ी लड़ाई मोल लेनी पड़ेगी। 71 में कांग्रेस छोड़ी और 72 के जो विधानसभा चुनाव हैं, बंसीलाल तोशाम विधानसभा, भजनलाल आदमपुर विधानसभा के खिलाफ चुनाव लड़ा और हार गए। दोनों ही जगह से हार गए। हाँ, दोनों जगह से हार गए 72 के आसपास। और 75 में जब आपातकाल लगा और पूरे आपातकाल को जो मनाया जाता है उसमें विपक्षी नेताओं को जब रखा था उसमें ताऊ देवीलाल भी थे। आपातकाल समाप्त हुआ, आम चुनाव हुए, भट्टूकला विधानसभा से जनता पार्टी की टिकट पर विधायक बने। ये पॉइंट, जनता पार्टी की टिकट पर पहली बार बने और फिर मुख्यमंत्री बने। ये दौर आया 1977 में। देखिए वो जो दौर था वो अलग था, और वो इमरजेंसी के बाद जो नेता बने, बड़े बड़े नेता बाद में आए। शुरुआत जेपी आंदोलन से हुई, तो उसमें चाहे चौधरी देवीलाल हो, मुलायम सिंह यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, तो ये अपने अपने राज्यों के बड़े नेता के तौर पर आके उभरे। जेपी आंदोलन ने तो बहुत नेता दिए। मुझे लगता है कि उसके जेपी आंदोलन के बाद इमरजेंसी के दौर में 30-40 साल तक अब इस वाली अमित शाह और मोदी वाला एरा छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि उन्होंने ही जो जेपी आंदोलन की उपज थे उन्होंने लंबा राज किया। तो ये सीधे तौर पर उसके बाद फिर ये वाला दौर अब आया था, निर्भया जो कांड हुआ था मर्डर, तो उसमें आम आदमी पार्टी वो उस आंदोलन से निकले। तो आंदोलन से ही नेता निकलते हैं, हमेशा से यही होता है। बिल्कुल मुकेश जी ने सही कनेक्ट किया कि वहाँ से अगर वो लोग निकले थे तो आम आदमी की उत्पत्ति हुई, आम आदमी पार्टी की, वो निर्भया कांड के बाद जो अन्ना आंदोलन था। बिल्कुल सही कनेक्ट किया। 80 से 82 तक लोकसभा सांसद भी रहे, 82 से 87 तक विधायक रहे, तमाम चीज़ें चलती रही। लेकिन लोकदल का गठन के बाद हरियाणा संघर्ष समिति के बैनर तले न्याय युद्ध, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसके कारण जनता से लोकप्रिय हो गए। और मुझे लगता है कि अगर आप इसे रिकॉल कर पाएँ तो उसी दौरान शायद इनको ताऊ की उपाधि मिली थी क्या? जी बिल्कुल। ये जिस दौर का आप जिक्र कर रहे हैं, तो हरियाणा में आप जानते हैं कि 90 विधानसभा सीट्स हैं। 90 विधानसभा सीट्स में अब जो 2019 में नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मेजोरिटी के साथ थे, तो वो कह रहे थे अब की बार 70 पार। लेकिन 75 पार था। हाँ, चलिए 75 पार मान लेते हैं। लेकिन ये जो 1987 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, ये भी गठबंधन में लड़ा गया था और इसमें 70 या 75 पार नहीं था। इस गठबंधन ने 90 में से 85 सीट जो थी कौन दल थे वो हासिल की थी। तो जो वैसे तो बहुत सारे थे उसमें, लेकिन ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ
इनकी पार्टी का था। इनमें से एक नेता को मैं जानता हूं जो 5 सीट जीती थी कांग्रेस में, उनका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। वो बताते हैं, जब उनसे आप इंटरव्यू करने जाओ, कि हम तो उस दौर में जीते थे जब पूरा लोकदल का लहर चल रहा था, ताऊ देवीलाल की चल रही थी, कांग्रेस से उस समय वो जीत के आए। बिल्कुल, और उस समय वो बताते हैं कि पता नहीं उनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी गई कि भाई यूथ का प्रेसिडेंट भी तू ही बन जा और यहाँ का प्रेसिडेंट भी तू ही बन जा। तो वो जो उनकी यादों के झरोखे हैं चौधरी वीरेंद्र के, उनसे मैं भी रूबरू हुआ हूँ, आप भी रूबरू हैं। कुछ सालों के लिए अभी वो भारतीय जनता पार्टी में भी आए, मन नहीं लगा, फिर कांग्रेस में चले गए हैं। लेकिन चौधरी वीरेंद्र की बात कर रहे हैं तो उसको भी हम विस्तार से करेंगे, किसी और दिन करेंगे, क्योंकि जो आज आपका विरासत का जो सियासत है, इसको हम जो चौटाला हैं, और चौटाला सिहाग फैमिली, बिल्कुल जो गांव है इनका चौटाला, सीधे आ जाता हूँ कि जब वो दौर था 1 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह ने संसद सदन में देवीलाल को प्रधानमंत्री पद के लिए नोमित किया था। ये चर्चा बहुत चलती है कि भाई त्याग की मूर्ति हैं, और ये एक ऐसे आदमी थे जो प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेट हो गए थे, उसके बाद भी जो मुझे जानकारी है। आपको अंदर की बात बताऊं? बिल्कुल बताइए। क्योंकि जो इनके बेटे हैं चौधरी रंजीत सिंह, वो चौटाला कभी लिखते हैं कभी नहीं लिखते हैं, उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है हमारी। तो जब उनका इंटरव्यू वगैरह ख़त्म हो जाता है तो वो काफ़ी देर हमारे साथ बैठते हैं, आदत है लंबी फिर वो अपने मोबाइल में जो दिखाते हैं। उप प्रधानमंत्री के तौर पे वो उनके दफ्तर का कामकाज संभालते थे, तो उनकी सारी फ़ोटोज़ वो दिखाते हैं, बताते हैं। तो प्रधानमंत्री इनका बनना लगभग तय था। उसमें जो एक बीच में रोड़ा आया ये था कि जो इंग्लिश है उसको लेकर थोड़ा सा इनके जहन में, या जो दूसरे लोग थे उनके जहन में था कि बाहर जब विदेश में जाएंगे तो इंग्लिश कहीं रोड़ा तो नहीं बन जाएगी। तो वो छोटा सा एक कारण था जिसके कारण इन्होंने प्रधानमंत्री का जो पद था वो स्वीकार नहीं किया। इन्होंने स्वीकार नहीं किया या कोई राजनीति उस समय हो गई? नहीं, वो इन्होंने ही स्वीकार नहीं किया। उसके पीछे का बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, राजनीति में अंदर की बात कुछ भी हो सकती है, लेकिन हरियाणा जैसे प्रदेश से फिर ये उप प्रधानमंत्री बने। और उस वक्त इनके जो करीब थे चौधरी रंजीत सिंह चौटाला, जो ओम प्रकाश चौटाला के भाई हैं, आप जानते हैं हरियाणा में अभी भी वो मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। हालांकि जो उन्होंने चुनाव लड़ा था पहले, वो इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़ा था, फिर उनको सांसद के तौर पे उतारा गया। अब चौटाला की जो विरासत थी, चौटाला पे विरासत आ गई, जो पूरी सीरीज में बातचीत हो रही है। ओम प्रकाश चौटाला को जब ये उप प्रधानमंत्री बन गए, 89 का वो दौर था जब, और ओम प्रकाश चौटाला की विरासत भी छोटी नहीं है, उनके जो लेगेसी कैरी की, 5 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। तो ओम प्रकाश चौटाला के समय विधायक थे, जब 6 माह विधायक बनना जरूरी था, वहाँ महम कांड हो गया। और महम कांड की भाई जब उनको मुख्यमंत्री चुन लिया गया, 6 महीने के अंदर इलेक्शन जीतने का नियम है, वो डंके की चोट पे जीतने चाहते थे। जो मेरी जानकारी है महम कांड को लेके कि 3 बार उपचुनाव टला था और गोली कांड तक भी हुआ था। जी, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और महम कांड तो एक ऐसा कांड है कि उसमें हम जो विरासत की सियासत की बात कर रहे हैं, वही नहीं, एक पूरी शायद हिंदी फिल्म भी बन सकती है। और उसमें कई घटनाक्रम भी हुए। इन्हीं के परिवार में से एक आदमी का नाम लिया जाता है कि वो वहाँ से किसी पुलिस वाले की, इंस्पेक्टर की ड्रेस पहन के वहाँ से, नाम लेना पड़ेगा मुकेश जी, मुझे नाम पता है, आपको भी पता है, आप नाम नहीं ले रहे हैं। जो हरियाणा की राजनीति समझते हैं, मैं तो जो इंस्पेक्टर हैं अभय सिंह चौटाला का नाम आता है, जो इंस्पेक्टर हैं वो आजकल हिमाचल की हसीन वादियों में धर्मपुर के करीब उन्होंने एक छोटा सा कॉटेज ले रखा है, रिटायरमेंट, हाँ, पंचकुला में रहते हैं। तो वो भी कोई अपनी दुख की फरियाद लेके मेरे पास एक चैनल में आए थे कि बहू जो है मुझे पीटती है, उसका वीडियो लेके आए थे। दोस्ती हुई, बहू से उनको न्याय दिलाया, तो बहुत अच्छी दोस्ती है। तो उन्होंने ये कहानी बताई थी। और इसी कहानी का जिक्र अभी दोबारा, कपड़े पहन के गए थे पुलिस के? हाँ, पुलिस के कपड़े पहन के गए थे। अब आप ये मत पूछिए कि फिर पुलिस वाले ने क्या पहना ठीक है, वो उनके कपड़े नहीं, लड़कियों के नहीं, पुलिस के कपड़े पहन के गए थे। लड़कियों वाला जो कांड था वो यहाँ पे हुआ था दिल्ली में, जब बाबा रामदेव साहब के साथ था। बनारसी दास गुप्ता को सीएम पद से हटाकर 19 दिन बाद, 1 माह 19 दिन बाद ओम प्रकाश चौटाला फिर सीएम बन गए। तो पूरा दौर चलता रहा। राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी। एक दौर ऐसा भी आता है जब राज्यपाल पर थप्पड़ मारने का आरोप लगा कि भाई इन्होंने, और जब भजनलाल इनको डिच करके इनके विधायकों को ले गए थे, उसकी जानकारी बड़ी रोचक है। और
और बड़े गुस्से में देवीलाल हो गए कि भाई तुमने धोखा किया मेरे साथ, और इस तरह से पूरी उन्होंने एक तरह से हाथ छोड़ने का काम किया था उस समय के गवर्नर का। देखिए, जो परिवार है ये गुस्सेल तो है ही है, लेकिन कुछ पद ऐसे होते हैं गरिमापूर्ण, राष्ट्रपति का पद हो गया, गवर्नर का पद हो गया, जज का पद हो गया, तो इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे हम अपनी विरासत की सियासत में, क्योंकि किंवदंतियां हैं और इनके आप बातचीत के आधार पे ये चीज़ें सामने आ रही हैं। हो सकता हुई हो सकता नहीं हो, तो पुष्टि हम इसकी नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी आप कहें कि जो चौधरी देवीलाल का परिवार है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, उनकी पूरी हिस्ट्री आपने बताई, तो आज की तारीख में भी जो आने वाला चुनाव है वो पूरा जो इनका परिवार है वही इतना बड़ा है। अभी जब चौधरी रंजीत सिंह का मैं इंटरव्यू कर रहा था, मैं एक किस्सा आपको सुनाना चाहूँगा। तो वो हिसार कंस्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर। तो उनके चुनाव में जो उनका सामना कर रही थी वो कौन थी? उनकी दो बहुएं, नैना चौटाला, सुनैना चौटाला। खुद वो भारतीय जनता पार्टी से, एक जेजेपी से, एक इनेलो से, और जो उनका मुकाबला कर रहे थे जेपी, जो इस चुनाव में जीते, वो कांग्रेस से थे। लेकिन वो भी दावा क्या करते थे कि असली विरासत तो मेरी है क्योंकि मैं चेला हूँ। उस पर बहुत ही उन्होंने बुरा माना था। रंजीत चौटाला ने मुझे कहा वो चौधरी देवीलाल का शिष्य हो ही नहीं सकता, वो ग्रीन ब्रिगेड का, ग्रीन ब्रिगेड जो हाँ। ताऊ देवीलाल को बदनाम किया था वो जेपी जैसे लोगों ने किया था। ग्रीन ब्रिगेड के अगुआ थे। और मैंने जेपी से सवाल भी पूछा तो था, यही है ना विनोद जी, यही है कि अब जो चौधरी देवीलाल की जो विरासत है और जो उनका नाम है किसान नेता के तौर पर, उसको अभय चौटाला भी भुनाना चाहते हैं, उसको अजय चौटाला भी भुनाना चाहते हैं, उनको जो दुष्यंत चौटाला हैं वो भी उन्हीं की राजनीति करना चाहते हैं, दिग्विजय भी उन्हीं की राजनीति करना चाहते हैं, वहाँ पर करण हो, अर्जुन हो, हाँ, ये भी उन्हीं का नाम लेते हैं। भी है, हालांकि वो सिहाग लिखता है। तो ये सभी जो चौटाला के नाम, इस समय भी 5 विधायक हैं चौटाला गांव से भी, और उसी परिवार से। तो जो 2019 की जो विधानसभा बनी उसमें से 5 विधायक आए। अजय और अभय का जो पूरा करियर रहा, सांसद और विधायक से आगे की कहानी बन नहीं पाई। मुकेश जी, आपको बड़े अच्छे से याद होगा जब 14 की बात थी, 14 के दौर की बात थी, इस समय बसपा के साथ इनका गठबंधन हो गया था, इंडियन नेशनल लोकदल का, जो कि अब भी है, मौजूदा समय में फिर हुआ है। लेकिन उसमें से जब निकलकर जेजेपी टूटकर बनी, उसके बाद जो विरासत की जो तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी की कहानी शुरू होती है। 3 पीढ़ी तक यहाँ हो गया भाई, सांसद बने, विधायक बने। चौथी पीढ़ी के उदय की, राजनीतिक उदय की, हालांकि इनेलो की टिकट पर बन चुके थे दुष्यंत चौटाला सांसद, लेकिन उप मुख्यमंत्री तक का सफ़र जब तय हुआ, जब 14 के चुनाव से पहले टूट पड़ी। और वो जो एक रैली थी, उस रैली में जो नारे लगे, आया आया सीएम आया, उससे इस परिवार की जो सबसे बड़ी फूट थी। हालांकि रंजीत सिंह चौटाला भी ओम प्रकाश चौटाला के साथ मिलके नहीं रहे, और भी जो इनके भाई थे वो भी मिलके नहीं रहे, लेकिन मुझे लगता है कि अब हाल फिलहाल की जो चौथी पीढ़ी की जो फूट थी उस रैली से हुई। हाँ, मैं देखिए, ये परिवार के तौर पे जब आप इन लोगों से मिलते हो तो अभय चौटाला जी का जो इम्प्रेशन है वो आम लोगों में, पत्रकारों में ये है कि बहुत गुस्सेल हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है किसी भी तरीके का, निसंदेह उनको गुस्सा आता है। अभय चौटाला को गुस्सा उसी तरीके से आता है जैसे अल्बर्ट पिंटू को आता था। और मैंने कई क्यों आता है अल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आता है? वो उनके खून में है। लेकिन जब रिस्पेक्ट की बात होगी तो जब उनसे मिलते हैं, चाहे दिग्विजय चौटाला मिलें, दुष्यंत चौटाला मिलें, एक दूसरे के खिलाफ जितनी मर्जी बयानबाजी करें, लेकिन वो जाएंगे पाँव के हाथ लगाते हैं। वैसे ही रंजीत चौटाला अभी भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन आप कभी अभय चौटाला की कोठी में जाओगे तो ओम प्रकाश चौटाला, रंजीत चौटाला, अभय चौटाला बैठ के खाना खा रहे होंगे, परिवार की बात कर रहे होंगे। तो परिवार है। रंजीत चौटाला से भी पूछा मैंने, कहा आपके समक्ष तो यहाँ पे जो आपकी 2 बहुएं हैं वो सांसद बनना चाहती हैं, तो उनको आशीर्वाद नहीं दोगे? कहते दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, मेरी बहू है। ठीक है। और अभय चौटाला से भी जब आप पूछोगे कि दुष्यंत चौटाला, जो हमने सवाल पूछा उनसे कि भाई जो आरक्षण है वो जाति के आधार पे होना चाहिए या इकोनॉमी के आधार पे होना चाहिए, तो कहते हैं आपने मेरे भतीजे को फंसाने की कोशिश की इस सवाल में। तो
मेरा भतीजा है, जब वो अब हारे वो ये वाली परिवार में कुछ ये वाली भी जो होता, सीट्स भी आई, विधानसभा की जो बात कर लीजिए, मैं इससे सहमत ये हूं। वाली विधानसभा की जो ये बात वाली होती है, जब सीट्स सबसे पहले नहीं, मेरा मैं कॉन्ट्रडिक्ट इसी के एक इंटरव्यू का, किसी चैनल का नाम नहीं लेंगे, तो वो इंटरव्यू कर रहे थे अभय चौटाला का। उस वक्त जो 10 सीटें हैं वो दुष्यंत चौटाला जीत चुके थे उनकी पार्टी, और उनकी पार्टी एक ही मात्र सीट जीती थी अभय चौटाला की। तो एंकर ने पूछा कि आप उनको बधाई नहीं देंगे, तो वो जाहिर है उनको गुस्सा भी था कि जो भतीजा है वो इस बार आगे निकल गया। कहते क्यों नहीं दूंगा, मेरा भतीजा है। नहीं, वो एक इंसिडेंट हुआ होगा। मैं तो जो विधानसभा के पटल पे होता है, दुष्यंत चौटाला की इस जो सरकार थी जब तक ये गठबंधन में रहे, मैं इसे ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि सबसे पहले दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगाने, सवाल उठाने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेपर लेकर आने का, और दुष्यंत चौटाला पर जितने भी और जो कुछ शब्द थे मर्यादित विधानसभा के पटल से निकालने भी पड़े, चोरी तक के आरोप लगा के सबसे ज़्यादा दुष्यंत चौटाला पर घोटालों का आरोप अगर किसी ने लगाया विधानसभा के पटल में, आप पूरे सेशन कवर किए उस समय और वहाँ सुनते थे, तो वहाँ से कई बार तो स्पीकर भी डांट देते थे। मैं ये बात फैक्ट के साथ कह रहा हूँ कि विधानसभा के पटल पर वो जो आप कह रहे हैं, मैं उससे पूरा 100% उस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। आपकी इस बात को मैं बिल्कुल नहीं काट रहा हूँ। ये होगी विधानसभा की बात, राजनीति की बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात, रैली की बात। हम बात कर रहे हैं परिवार की, तो वो वहाँ पे आरोप लगाए। और मैं ये भी दावा नहीं कर रहा हूँ कि अब बिल्कुल इनके जो संबंध हैं वो नॉर्मल हैं, उसमें भी खटास आई है जब से वो अलग हो गए, पार्टी के हिसाब से ये अलग हो गए। लेकिन जहाँ तक परिवार की बात आती है, ये पता क्या कहते हैं मुकेश जी, ये कहते हैं कि भाई सत्ता आ रही थी और सत्ता में लात मार दी। दुष्यंत को ज़्यादा जल्दबाजी थी, दिग्विजय को ज़्यादा जल्दबाजी थी। हम जो गठबंधन करके चल रहे थे उसमें हम लोग 2014 में संपूर्ण सत्ता में आ जाते। अब ये तो 14 और उसके बाद के माहौल में 19 की फिलॉसफी आप जब पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द आता है हाइपोथेसिस, जैसे हिंदी में आप परिकल्पना पे आधारित, कि ये होता तो वैसा होता, वो होता तो वैसा होता, तो वो तो होता तो होता। ये कहते हैं कि 19 में अगर ये गए ना होते तो माहौल उनका बन रहा था, ये कह रहे थे। नहीं, ये तो जब सत्ता में भी थे और मान लीजिए जो इनके स्वभाव के कारण ये जनता से दूर हुए, तो जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 10 साल सरकार चली जी, तो उस वक्त 10 साल क्या मतलब 5 साल के बाद भी इनकी सरकार आनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे तो जो कंपटीशन ही हरियाणा में रहता है वो तो कांग्रेस और इनेलो का रहता था। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा दबंगई वाला एंगल, तो लोगों ने फिर से हुड्डा को बिठा दिया। फिर वो 10 साल पूरे हुए तो कहा कि अब वोट किसको दें। जो हुड्डा साहब की सरकार थी और जो केंद्र में यूपीए गठबंधन की सरकार थी, उसमें घटक दल बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा उसमें आरोप लगे घोटालों के, हर रोज़ एक नया घोटाला सामने आ जाता था। तो लोगों को लगा कि हमने भाई इस बार यूपीए को नहीं लेके आना है, कांग्रेस को नहीं लाना है और इनको भी नहीं लाना है, तो किसको लाना है? भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में कोई बहुत ज़बरदस्त कैडर नहीं था उस वक्त, लेकिन वो लेके आए ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, जो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वहाँ पे जो सत्ता चलती थी वो अकालियों की और कांग्रेस की चलती थी। आते हैं बस लास्ट में है, क्योंकि चौथी पीढ़ी आ चुकी है। दुष्यंत चौटाला ने उप मुख्यमंत्री तक का सफ़र तय कर लिया है। ताऊ देवीलाल और उनके बड़े भाई के विधायक बनने से पूरी विरासत की ये सियासत जो शुरू हुई अब दुष्यंत चौटाला तक है, और उसमें अभी भी अभय सिंह चौटाला रिलेवेंट है और बीएसपी के साथ गठबंधन के साथ। मेरा आखिरी सवाल है, अब 2024 के चुनाव भी बहुत दूर नहीं है मुकेश जी, अब यहाँ तो अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, इंडियन नेशनल लोकदल हो या लोकदल की विचारधारा से निकली हुई जननायक जनता पार्टी हो, शॉर्ट में आपका एक्सपर्ट ओपिनियन और भविष्यवाणी क्या कहती है, कितने रिलेवेंट रहेंगे ये जो ताऊ देवीलाल के विरासत के जो अब सियासत कर रहे हैं? देखिए, जो हरियाणा में अब चुनाव होंगे अक्टूबर में, उसमें मुख्यतः जो आम एक धारणा बनी हुई है ये है कि भारतीय जनता पार्टी से जो जाट समुदाय है वो थोड़ा नाराज़ है। उनको साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं करती है, क्योंकि उनको जो नॉन जाट वाला वोट बैंक है उसको प्रोटेक्ट करना है। अब फिर दूसरी तरफ आगे हम कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें, जेजेपी की बात करें, तो ये जो इनका भी जो मुख्य वोट बैंक है वो जाट वोट बैंक है। तो जिस तरीके से अब चुनाव होगा और ये वाला वोट डिवाइड होता है, ये हुड्डा साहब के खाते में जाता है कांग्रेस के, या जेजेपी के में जाता है, या फिर इनेलो के जाता है, तो जिस मर्जी के खाते में जाए
ये वोट एक दूसरे का कट रहा है और इससे जो फ़ायदा है फिर वो भारतीय जनता पार्टी को ही होता नज़र आया। आप हरियाणा में अभय सिंह चौटाला को एक सीट के चलते आप इग्नोर कर दें, उनका कद कोई विधायक के बराबर कर दे, तो इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। अभय सिंह चौटाला अगर अकेले भी विधायक के तौर पे आते हैं तो उसके अकेले की जो प्रेजेंस है वो एक और 11 वो भारी पड़ते हैं। वो चाहे स्पीकर हो, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, चाहे सीएम हो या कौन हो, एबीसी को शायद उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनका स्वभाव है। नहीं, मेरा सवाल है कि 24 में इनेलो, जेजेपी या लोकदल की विचारधारा वाले रिलेवेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे? आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, आप इन नेताओं को इग्नोर कर ही नहीं सकते। बड़ा इनमें से कौन हो सकता है, इंडियन नेशनल लोकदल या जेजेपी? और हाँ, एक आखिरी अंतिम सवाल इससे जुड़ा हुआ है, कई बार सुर्रा छोड़ देते हैं ना, वो हरियाणवी में कहते हैं सुर्रा से छोड़ दिया, चलो चलो देखें, वो नहीं कहते, वो डड़ा मार के देख लिया जोड़ में। हाँ। कितनी गहरा उसे अंदाजा लगाने का थोड़ा सा इसमें ये लगता है कि जो पिछला चुनाव था 2019 वाला, उसमें इनेलो के पक्ष में ज़्यादा वोटर्स नहीं गए, एक ही सीट आई और यंग ब्लड विद न्यू आइडियाज़ के तौर पर दुष्यंत चौटाला उसमें उभर के आए और ख़ुद को मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया। तो मतलब मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए लेकिन 10 सीटें हासिल करके उप मुख्यमंत्री बन गए। तो वो वाला जो दौर था वो अलग था, लेकिन क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़के आए थे, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उन्होंने सत्ता हासिल कर ली, तो इस चीज़ को लेकर जो उनके वोटर्स हैं उनके एक हिस्से में सीनियर विधायकों के लिहाज से रह सकता है या जेजेपी खाता किसका खोल सकता है, किसके पास ज़्यादा विधायक आ सकते हैं? अब इसके लिए तो अंदाजा आपका, हाँ, आपकी आज की जेज में असेसमेंट? मुझे अभी लगता है कि इस बार अगर आप इन दोनों को ही कंपेयर करेंगे तो अभय चौटाला की जो इनेलो पार्टी है वो कम से कम जेजेपी को टक्कर देगी। तो पूरी 4 पीढ़ियों की बातचीत हो गई, उप मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक का सफ़र दिखा दिया हमने और विरासत की सियासत में ये समझने की कोशिश की, और मुकेश जी का जो राजनीतिक कवर करने का अनुभव है उसका भी फ़ायदा उठाया। आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा और जो सुधार करना हो और जिन जिन बड़े राजनीतिक घरानों की आप बात करना चाहते हों वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप। हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ और अच्छे फैक्ट्स के साथ बड़े जो नाम हैं जिनकी 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ कर रही हैं उनकी विरासत की अब सियासत कैसी चल रही है प्रदेश में। नमस्कार। जी।